जो अभी वॉर चल रहा है उसमें ईरान ने जिस तरह से जो अमेरिका के एयरबेस हैं अलग अलग कंट्रीज में मिडल ईस्ट में उनको टारगेट किया है, बड़ा नुकसान वहां पर किया है। तो आपको लगता है कि आने वाले समय में अमेरिका के रिश्ते इन मिडल ईस्ट के कंट्रीज के साथ कुछ अफेक्ट होगा उन पर, या बने रहेंगे? उनकी कुंडली क्या कहते हैं मिडल ईस्ट की? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जो भी रिश्ता है अमेरिका और उन देशों के बीच में वो बिगड़ेगा आने वाले सालों में। वो अमेरिका से जो दोस्ती दोस्ती है उसे जारी रखेंगे। और जो भी नुकसान हुआ है ये एक्सपेक्टेड था। शायद वो देश एक्सपेक्ट कर रहे थे और यूएस एक्सपेक्ट कर रहा था। और इन दी एंड ये सब बिजनेस का मामला है। ये ऐसा मामला नहीं है कि प्रिंसिपल राइट और रॉन्ग। ये सब बिजनेस पे चलता है। सारी दुनिया बिजनेस पे चलती है, इसलिए वो यूएस के साथ बिजनेस करना उनके लिए एडवांटेजेस है। और इस युद्ध के बाद जब ईरान में जो तेल है वो यूएस के कंट्रोल में रहेगा, और वेनेजुएला का जो तेल है जो वो यूएस के कंट्रोल में रहेगा। यूएस और मजबूत बन रहा है। यूएस बहुत मजबूत था बहुत सारे वक्त से, और थोड़ा कमज़ोर बन रहा था पिछले कुछ सालों से, और फिर से मजबूत बन रहा है यूएस। इसलिए वो देश यूएस से रिलेशनशिप को नहीं बिगड़ने देंगे। शायद मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ के देशों के मंडेन चार्ट्स को देख के मुझे ऐसा लगता है कि टर्की पे नज़र रखना चाहिए। जो भी वैक्यूम है ईरान के जाने से, ईरान के कमज़ोर पड़ने से और ईरान के यूएस और इजराइल से मिलने से जो भी वहाँ का इक्वेशन वो बदल चुके हैं, वहाँ थोड़ा सा वैक्यूम आ गया है। उस वैक्यूम को फिल करने के लिए टर्की करेगा। और टर्की कुछ नाइस कर सकता है आने वाले कुछ सालों में। इसलिए अमेरिका को, इजराइल को और आल्सो भारत को टर्की से होशियार रहना पड़ेगा। और ईरान ने तो टर्की को भी टारगेट किया है ना। हाँ, किया है। और ये फिर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ईरान ने टर्की को टारगेट किया है, और तब टर्की ने कहा मैं नेटो का मेंबर हूँ, आप आपको मेरा देखभाल करना है। मगर इसलिए टर्की नेटो से अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, मगर मिडल ईस्ट को डोमिनेट करने के लिए कोशिश करेगा। उससे कुछ फ्रिक्शन हो सकता है नेटो से, यूएस से। अब तो टर्की यूएस का दोस्त है, मगर वो दोस्ती बहुत बिगड़ सकती है आने वाले सालों में। और एक तरफ एक बड़ा खुलासा हुआ था कि एक पाकिस्तानी नागरिक पकड़ा गया जिसने कि हाँ, ट्रंप को मारने के लिए सुपारी दिया, और ये कहा गया कि ईरान ने ये पूरा खेल रचा है। ये खुलासा होने के बाद आपको लगता है पाकिस्तान के रिश्तों पर कुछ असर पड़ेगा अमेरिका के साथ? पहली बात, मुझे पूरा यकीन नहीं है कि ये सच है। इसमें थोड़ा सच हो सकता है और बहुत सारा झूठ हो सकता है। या ऐसा समय है जब कुछ मनपसंद कहानियाँ बना के कुछ नैरेटिव को फैलाने की कोशिश कर सकते हैं लोग, बहुत बड़े पावर्स। इसलिए ये सच हो सकता है या झूठ भी हो सकता है। मगर एक बात तो सच है, मैं पीछे भी कह चुका हूँ, पाकिस्तान बहुत बड़े ट्रबल में फंसने वाला है। पाकिस्तान, लोग समझते थे पिछले साल कि वो पाकिस्तान को समझ में आया कैसे यूएस से दोस्ती करे, कैसे ट्रम्प जी को पटाए। ट्रम्प जी पट गए पाकिस्तान से, पाकिस्तान बहुत सेफ है। तभी मैंने मेंटेन किया था ये सब दिखावा है, ये सब टेम्पररी है। और पाकिस्तान को इस्तेमाल करके, जैसे टॉयलेट पेपर को इस्तेमाल करके फ्लश करते हैं, वैसे पाकिस्तान को यूज़ करके इस्तेमाल करने के बाद फ्लश कर देगा यूएस। पाकिस्तान न घर का न घाट का रहेगा आने वाले साल में। और पाकिस्तान का टूटना, 4 या 5 देशों में बँटना, मैं यकीन के साथ कर सकता हूँ कि वो होगा 2028 के अंत होने से पहले, और शायद उससे पहले। मगर ये ज़रूर होगा। पाकिस्तान के लिए आने वाले 2-3 साल बहुत बुरे हैं, बहुत। और ऐसे में चाइना की कुंडली क्या कहते हैं शी जिनपिंग की? वो तो अभी तक पूरा तमाशा देख रहे हैं। अंदर खाने हो सकता है बैकडोर से ईरान की मदद कर रहे हो, पुतिन भी ईरान की मदद कर रहे हो, क्योंकि यूएस ने भी एक आरोप लगाया है ना कि जो
उनका एयरबेस है, उनके बारे में प्रॉपर लोकेशन, उनके जहाज कहाँ समंदर में, उसकी पूरी लोकेशन की पूरी जानकारी जो है वो कहीं ना कहीं चाइना पहुंचा रहा है ईरान को। तो इस वॉर में अभी तक जैसे तटस्थ रहे हैं चाइना और रशिया, आपको क्या दिखता है उनकी कुंडली में, वो वैसे ही रहेंगे या कहीं आने वाले 2-4 दिन में अगर ये और ज्यादा बढ़ता है तो कूदेंगे इस जंग में या नहीं? अभी अभी आने वाले महीने में वो कुछ नहीं करेंगे, वो पेशेंट रहेंगे, वो सब्र रखेंगे, वो वेट करेंगे सही मौके के लिए। और जो यूएस आने वाले महीनों में करने वाला है और कुछ देशों के साथ, वो चीन को और कॉर्नर करेगा और चीन बहुत ही मुश्किल पोजीशन में रहेगा, मगर अभी चीन नहीं रिएक्ट करेगा। ये ऐसा है कि अगर आप हाईवे पे ड्राइव कर रहे हैं, बहुत बहुत तेज़ से ड्राइव कर रहे हैं, एक आदमी आपको ओवरटेक करता है और आप फिर से ओवरटेक करने के लिए कोशिश करते हैं, तो एक्सीडेंट हो सकता है। ये एक एक ने एक कार को पीछे हटना पड़ता है। ये सिचुएशन ऐसा है। यूएस बहुत ही एग्रेसिवली ड्राइव कर रहा है इस इंटरनेशनल हाईवे पे, और चीन एक्सीडेंट नहीं करना चाहता है अभी, इसलिए चीन पीछे हट रहा है। मगर आने वाले महीनों में जो होगा, इससे 2026 अंत होने तक चीन ऐसा कॉर्नर होगा कि ये अच्छा नहीं लगेगा। और चीन में जो इंटरनल इकॉनमी है, वो इकॉनमी भी स्ट्रगल करेगा इस साल में। और सिचुएशन इतना बिगड़ेगा, कुछ देश में सीसीपी के खिलाफ कुछ लोग भड़क सकते हैं। इसलिए शी जिनपिंग जो हैं वो ऐसे मौकाम पर पहुंच जाएंगे कि कुछ करना पड़ेगा, कुछ दिखाना पड़ेगा। तब 2027 2028 तब होगा चीन और यूएस यूएस का जो कोल्ड वॉर है उसमें नया डेवलपमेंट। अब तो इस साल तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि चीन कुछ करेगा। वो जस्ट बस ऑब्जर्व करेंगे, वो देखेंगे यूएस का क्या करना चाहता है, किस हद तक जा सकता है। उनका उनका जो मूव है वो अभी नहीं होगा, इसलिए चीन से कोई डेंजर नहीं है। और पुतिन को देखेंगे तो पुतिन जी का उनकी जन्म राशि वृषभ है, और उनका लाभ में शनि है अभी, और गुरु धन धन में है, इसलिए ये उनके लिए अच्छा वक्त है। और जो जो मुझे मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है कि रूस और चीन अभी मिले हुए हैं, वो मिले होंगे फ्यूचर में, बट अब ये पॉसिबल है कि रूस और अमेरिका के बीच में, जब डोनाल्ड ट्रम्प जी अलास्का अलास्का में था, या आई थिंक अलास्का में था, अलास्का में जब पुतिन जी से मिले थे, तब शायद कुछ एग्रीमेंट हुआ था यूएस और रूस के बीच में। इसलिए जो भी रूमर्स हैं कि रूस हेल्प कर रहा है ईरान को, ये गलत भी हो सकते हैं, ये सच भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। चीन के लिए इंसेंटिव है मदद करने का ईरान को, मगर रूस शायद एक्सेप्ट कर चुका है कि जो भी ड्रोन्स ईरान सप्लाई करता है वो स्टॉप हो जाएंगे। मगर यूक्रेन जो यूएस से खरीदता है वो भी ख़त्म हो जाएगा, और यूएस यूरोपियन यूनियन पे भी दबाव डालेगा कि वो यूक्रेन को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, और रूस जो चाहते हैं यूक्रेन में वो कर पाएंगे। इस तरह का कुछ डील, कुछ गिव एंड टेक डील रूस और अमेरिका के बीच में शायद हुआ है पिछले पिछले साल के अंत में। और मुझे ऐसा लगता है कि ये पुतिन के लिए एडवांटेजेस टाइम है, इसलिए जो जो बाहर सिग्नल्स आ रहे हैं उन्हें मैं सीरियसली नहीं ले लूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि रूस आने वाले कुछ महीनों में, रूस का भला हो सकता है यूक्रेन में, और अमेरिका का भला हो सकता है यूरोप में और ईरान में, और वो पार्टनर्स हो सकते हैं। मगर चीन डेफिनेटली, चीन इज द मेन, इट इज यूएस वर्सेस चीन, द फाइट इज यूएस वर्सेस चीन। और रूस का स्किन इन द गेम उतना नहीं है जैसा जैसे चीन का है, और शायद कुछ समझौता अभी हो चुका है यूएस और रूस के बीच में। मगर चीन तो और कॉर्नर होता जाएगा आने वाले कुछ महीनों में, और इस मकाम तक पहुंच जाएंगे 2026 अंत होने तक कि कुछ करना पड़ेगा 2027 में। और वहाँ यूएस का जो डीप स्टेट है, जो ट्रम्प जी को लीड कर रहा है इन युद्धों में, वो शायद कुछ गलती कर बैठे हैं उन कैलकुलेशन में, उनके गणनाओं में कुछ गलती है। वो नहीं एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या चीन करेगा, और कुछ ऐसा करेगा अगले साल में 2027 2028 में जो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे।
इसलिए इसलिए कुछ बहुत गड़बड़ हो जाएगा, मगर इस साल में नहीं। लेकिन दूसरी तरफ जैसे तेल का खेल चल रहा है, वेनेजुएला में भी तेल पे कब्जा करना चाहता था अमेरिका। अब ईरान अगर सरेंडर कर देता, जैसे आप कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन वॉर जो है वो 2 अप्रैल से पहले पहले खत्म होने के आसार आपको आपके गणित में दिख रहे हैं, आपको अपनी कुंडलियों में दिख रहे हैं। तो उस तेल पर भी फिर अमेरिका का कब्जा हो जाएगा। तो तब दुनिया में ये तेल के लिए कैसे बैलेंस बनाया जाएगा? क्योंकि अभी जो चल रहा है ना कि भारत को पर से सैंक्शन हटा लिया, अमेरिका ने कहा तुम रूस से तेल खरीद लो, उसको लेकर हमारे देश में भी बड़ा बवाल मचा हुआ है। जिस तरह से हमारा विपक्ष आरोप लगाता है मोदी जी पर कि देखिए वो तो बिच गए, उन्होंने तो कॉम्प्रोमाइज कर लिया। तो इस पूरी कहानी में जो चल रही है इस वक्त इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में, इसमें भारत कहाँ दिखता है? मोदी जी की कुंडली क्या कहती है? वो कैसे निकलेंगे इस पूरे वॉर से, सिचुएशन से, मतलब दोस्ती बनाते हुए, बैलेंस बनाते हुए? पहली पहली बात ये कहना चाहता हूँ कि जो ये विपक्ष का आरोप है कि वो अमेरिका को बिक गए हैं, अमेरिका ब्लेसिंग दे रहा है, अमेरिका एग्जम्पशन दे रहा है। ये भारत ने रूस के तेल को खरीदना कभी नहीं छोड़ा था। वो पिछले भी खरीद रहे थे, अभी खरीदेंगे। और जो यूएस ने कहा है वो सिर्फ भारत के लिए नहीं है। ये जो जो भी रूस से खरीदना चाहता है एग्जाम्पशन दिया था, मगर जब एग्जाम्पशन नहीं था तब भी भारत खरीद रहा था। इसलिए ये सब नरेटिव है, ये सब इसमें सच नहीं है, ये सब नरेटिव बिल्डिंग है। वो ऐसा नरेटिव खड़ा करना चाहते हैं कि मोदी जी कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं, एफ-18 को लेके, अदानी को लेके कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं, और वो यूएस के हाथ में एक पान बन चुके हैं, पान की तरह वो मूव कर रहे हैं। ये सब इसमें बहुत थोड़ा सच है और ज़्यादा झूठ। मगर एक बात है, मोदी जी की कुंडली को देख के और भारत की कुंडली को देख के मुझे ऐसा लगता है कि रही बात अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की, रही बात ये अंतर्राष्ट्रीय युद्धों की, भारत जो भी करना चाहता है, अपनी भूमिका को बहुत अच्छी तरह निभाएगा भारत। भारत किसी को अपने को कॉर्नर करने का मौका नहीं देगा भारत। कॉर्नर नहीं होते हुए सारे ऑप्शंस को अवेलेबल रखेगा इस साल के अंत तक। भारत बहुत ही काबिलियत के साथ इस युद्ध के बीच में, इस युद्ध और आने वाले युद्धों के बीच में भारत बहुत काबिलियत के साथ बिहेव करेगा। मगर रही बात देश के अंदर की, जो भी देश के अंदर हो रहा है, तब ये ऐसा वक्त है कि डोमेस्टिकली ये सरकार कुछ गलतियां कर सकता है इस वक्त में, कुछ सेल्फ गोल्स को स्कोर कर सकता है। जैसे मैंने पहले कहा था, अपने पैर पे कुल्हाड़ी, उस तरह का समय है मोदी जी के लिए और बीजेपी के लिए। मगर जैसे मैंने पहले भी कह चुका हूँ, कांग्रेस और राहुल गांधी जी की कुंडलियाँ और भी कमज़ोर हैं। जो भी कमज़ोरी बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी की कुंडलियों में दिखती है, उससे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं वो सारे। इसलिए उसका फ़ायदा नहीं उठा सकेगा विपक्ष। मगर अगर काबिल विपक्ष है, तो ये सारी बातों को लेके नहीं, तेल, रूस का तेल, ईरान में जो युद्ध हो रहा है वो, और इज़राइल का जो विज़िट हुआ था वो, और ईरान का जो नेवल शिप डूब गया था, वो ये सारे ये सारे ये सारी बातें व्यर्थ बातें हैं। इन पे बात करके कुछ नहीं होने वाला है। मगर अगर बात करें तो कुछ होने वाली चीज़ें भी हैं। मगर ये समय ऐसा है, कुछ बातें हो सकते हैं, कुछ कमज़ोरियाँ हो सकती हैं, मगर उनको एक्सप्लॉइट करने में नाकाम रहेगा कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी। अब कांग्रेस पार्टी में तो देखिए ना कैसे उथल-पुथल मची है। पीवीआर सर की, खamenei की मौत पर भारत ने संदेश नहीं दिया, सांत्वना प्रकट नहीं की, उसको लेकर एक इश्यू बनाया गया, लंबी-चौड़ी चिट्ठी लिखी गई। और यही जो हमारे विपक्षी नेता हैं, खासतौर पर सोनिया गांधी, एडिटोरियल लिख डाला। इनको तब कभी एडिटोरियल की याद नहीं आई जब पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, हाँ। धर्म पूछ-पूछ कर हिंदुओं को टारगेट किया गया, तब याद नहीं आया। उस वक़्त भी याद नहीं आया जब 7 अक्टूबर 2023 को
हमास के आतंकवादियों ने इज़राइल में घुसकर कैसी दरिंदगी की थी, तब भी याद नहीं आया। लेकिन इनको खamenei के साथ खड़े होने में पता नहीं वोट बैंक दिख रहा था। तो ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका, कांग्रेस, इनकी कुंडली क्या कहती है? ये ऐसी रायता फैलाते रहेंगे? ऐसा ही यूज़लेस रायता फैलाते रहेंगे और उसमें अपने स्वयं डूब जाएँगे। जैसे मैंने कहा है, ये ऐसा समय है डोमेस्टिक राजनीति को देख के मुझे ऐसा लगता है कि आंतरिक राजनीति के दौर से ये बीजेपी और मोदी जी के लिए ऐसा वक़्त है जब अपने पैर पे अ, कुल्हाड़ी को चलाएँगे और कांग्रेस और राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी इन सारे सारे विपक्षी नेताओं के लिए ऐसा वक़्त है जब कुल्हाड़ी अपने पैरों पे नहीं, अपने गर्दन पे लगाएँगे। ये ऐसा वक़्त है। इसलिए बीजेपी कमज़ोर है मगर कांग्रेस और कमज़ोर है और जैसे वो कहते हैं बुद्धि कर्मानुसारिणी अगर ये वक़्त आपके बुरे कर्मों का फल को भुगतने का वक़्त है, तो आपके नज़र में जो भी आपका फ़ायदेमंद बात है वो आपके नज़र में नहीं आएगा। जो भी आपके लिए नुकसान वाली बात है, उस पे आप नज़र डालेंगे, उस पे फ़ोकस करेंगे। अनफॉर्चुनेटली ये ऐसा वक़्त है कांग्रेस के लिए और राहुल जी के लिए। और जब से ये वॉर शुरू हुआ है, पीएम मोदी ने जैसे सभी देशों के साथ अपने रिश्तों को सुदृढ़ करने की कोशिश की है। तो अगर पीएम मोदी की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में या इंटरनेशनली उनकी इमेज कितनी बड़ी है? उनके स्टार्स क्या कहते हैं? इस पूरे युद्ध के दौरान जैसे उन्होंने मिडल ईस्ट के हर कंट्री से बात की, उन्होंने ईरान में भी बात किया हमारे विदेश मंत्री ने। तो ये सारा बैलेंस जो उन्होंने मेंटेन किया, तो मोदी जी की कुंडली क्या कहती है? जैसे मैं कह चुका हूँ, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को देखेंगे, तो ये मोदी जी के लिए और भारत के लिए बहुत अच्छा वक़्त है। भारत जो भी नाम है भारत का दुनिया में, वो बढ़ जाएगा इस वक़्त में। जो भी भारत का पोज़ीशन है, वो बढ़ जाएगा और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि देखिए 2026 ऐसा समय है जब बहुत सारे इक्वेशंस चेंज हो जाएँगे, बहुत सारा chaos फैल जाएगा, बहुत डिस्टर्ब रहेगा सारा सारा विश्व और इस इस तरह के समय में भारत सारे ऑप्शंस को ओपन रखेगा। ये नॉर्मल बात नहीं है। इस तरह हुँ। के समय पे सभी को भारत ये रूस को दोस्त बना के रखना, यूक्रेन को दोस्त बना के रखना, इज़राइल को दोस्त बना के रखना, ईरान को दोस्त बना के रखना, यूएस को दोस्त बना के रखना, चीन को भी ब्रिक्स के हिसाब से जो दोस्त बना के रखना, ये साधारण बात नहीं है। जो नामुमकिन है, वो कर रहा है भारत अभी। जयशंकर जी, मोदी जी, बीजेपी और जो एनडीए का सरकार है, वो जो बैलेंसिंग एक्ट दिखा रहा है, वो बहुत डिफ़िकल्ट है और इसका जो अच्छा फल है, वो आने वाले सालों में मिलेगा। ये सारे सारे रिलेशनशिप को अच्छा रखने का अच्छा फल होगा आने वाले सालों में और भारत के बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। भारत मीडिएटर बन सकता है कुछ हुँ। टेंशन्स में। ये भारत के लिए बहुत इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये भारत के लिए बहुत अच्छा वक़्त है ये साल। मगर एक और बात है, जैसे राहु भारत के अष्टम में है, इसलिए जो भी हमारे दोस्त हैं, जो भी हमसे अच्छा बिज़नेस कर रहे हैं, जो भी हमसे डील्स बना रहे हैं, वो ही पीछे से छुरी भोंकने की कोशिश करेंगे। कुछ मोदी जी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ कुछ कुछ नैरेटिव फैलाने के लिए और सरकार को गिराने के लिए जो भी कोशिश है, वो जारी रहेगा मगर उसके लिए जो भी करना है वो करते रहिए मगर वो कामयाब नहीं रहेगा। सो इसलिए वो बात है मगर रिलेशनशिप जो है दिखने के लिए बाहर से जो भारत का प्रेस्टीज है वो बढ़ता रहेगा इस साल में। नेतन्याहू की कुंडली क्या कहती है? पीएम मोदी के साथ उनकी बड़ी दोस्ती है। अभी पीएम मोदी पिछले हफ्ते वहाँ गए थे 2 दिन की यात्रा पर और जैसे वो लोग जब पीएम मोदी वापस आ रहे थे, तो दोनों कैसे गले मिले, बड़ी आत्मीयता के साथ, हाँ, और हाथ जोड़े नीचे खड़े थे नेतन्याहू, बड़े इमोशनल नज़र आ रहे थे। तो वो दोस्ती किस दिशा में जाती दिख रही है और नेतन्याहू के लिए समय कैसा रहेगा? मेरे पास नेतन्याहू जी का बर्थ टाइम नहीं है, उनका ओनली बर्थ डेट अवेलेबल है, इसलिए उनकी कुंडली हमारे पास नहीं है। मगर इज़राइल की कुंडली देखते हैं तो
उनका भी कर्क राशि है, भारत का भी कर्क राशि है, सेम नक्षत्र है, सेम राशि है, इसलिए वो इज़राइल और भारत जो हैं ये दोस्त बनने के लिए बने हैं। दोनों देशों की कुंडली में बहुत सारा मेल-जोल है, इसलिए इज़राइल के साथ भारत की दोस्ती अच्छा रहेगा आने वाले कई सालों तक। मैंने एक पॉडकास्ट में मुझसे मुझसे पूछा गया था कि भारत का सबसे बड़ा दोस्त कौन है? तब मैंने कहा था यूएस नहीं, रूस भी नहीं, इज़राइल। इज़राइल आने वाले सालों में भारत का नंबर 1 दोस्त रहेगा, ये मुझे बहुत यकीन है इस पे। और मगर इज़राइल के वर्षफल कुंडलियों को देख के आने वाले कुछ सालों तक मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इज़राइल में शांति होगा अभी। कुछ साल तक इज़राइल कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ रहेगा, कहीं न कहीं कुछ देश के साथ कुछ युद्ध चलता रहेगा। इसलिए आने वाले 3-4 साल तक इज़राइल की कुंडली में शांति नहीं है। वो जलता रहेगा वो देश। मगर मगर वो अच्छा करेगा उस युद्ध उन सारे युद्धों में। अभी भी जैसे आप कह रहे हैं कि ईरान के साथ जो युद्ध है वो जल्दी खत्म होता दिख रहा है, ईरान सरेंडर भी कर सकता है। तो ये इज़राइल के लिए तो जीत ही है, क्योंकि हाँ, इस वक़्त हाँ, इज़राइल के लिए सबसे बड़ा दुश्मन तो ईरान ही है ना, और उसके हाँ। वहाँ से खमेनी की सत्ता हटाने की ही तो सबसे बड़ी उन्होंने ठान रखी थी कि इसीलिए युद्ध किया कि वो कहीं न्यूक वेपन ना बनाए, तो वो तो उसमें तो कामयाब होता दिख रहा है वो इज़राइल। कामयाबी है मगर हुँ, ईरान ईरान से जो ईरान से जो खतरा है वो ख़त्म होते ही जो भी ईरान के प्रॉक्सीज़ हैं वो और कोई ढूँढ लेंगे और कोई रास्ता ढूँढ लेंगे और जैसे मैंने कहा था टर्की उनको रिप्लेस करने की कोशिश करेगा। सो बहुत सारे इक्वेशंस चेंज होने वाले हैं मगर जल्द ही इज़राइल और कोई रायता में फैल जाएगा और कोई टेंशन, युद्ध या कोल्ड वॉर में फँस जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि समीकरण बदलते रहते हैं, ग्रह नक्षत्रों की जो पोज़ीशन है वो बदलती रहती है, लेकिन इज़राइल के ग्रह नक्षत्र में आपको युद्ध दिख रहा है कि वो कहीं न कहीं किसी न किसी के साथ उलझा रहेगा, ये ऐसे हैं। लेकिन फ़िलहाल तो जो आप बता रहे हैं कि 2 अप्रैल से पहले-पहले ऐसे आसार बन रहे हैं कि ये ईरान के साथ जो युद्ध चल रहा है इज़राइल और अमेरिका का, ये ख़त्म होता दिख रहा है, और जैसे आपने कहा भारत मीडिएटर बन सकता है। मुझे लगता है क्या पता इस युद्ध में भी कहीं न कहीं कोई न कोई रोल पीएम मोदी का हो, भारत का हो, हो खत्म सकता है, करने में, क्योंकि वही है जो ईरान से भी बात कर रहे हैं, अमेरिका से भी बात कर सकते हैं, इज़राइल में भी बात कर सकते हैं, तो ये भी हो सकता है। कौन हो जाने? सकता है, हो सकता है। पीवीआर सर, आपने समय निकालकर बहुत ही विस्तार से दुनिया कहाँ जा रही है इस युद्ध के चलते, कौन क्या कर रहा है, किस तरह से उनके ग्रह नक्षत्र बदल रहे हैं, इस बारे में बहुत ही विस्तार से बड़ी अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।